नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तमिलनाडु की राजनीति में एक नया सूरज उगा है, सी जोसेफ विजय। लेकिन इस जीत की चमक के पीछे एक ऐसी कहानी है जो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को शूल की तरह चुभ रही होगी। क्या बीजेपी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी? क्या के अन्नामलाई की मेहनत की फसल जोसेफ विजय ने काट ली? आज हम आंकड़ों के साथ विश्लेषण करेंगे कि कैसे तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी किंग बनते बनते पिछलग्गू रह गई। 2021 में जब अन्नामलाई ने कमान संभाली, बीजेपी तमिलनाडु में महज एक उत्तर भारतीय पार्टी मानी जाती थी। अन्नामलाई ने इसे बदला। उन्होंने आक्रामक हिंदुत्व के साथ साथ द्रविडियन गवर्नेंस की कमियों को उजागर किया। उन्होंने डीएमके के खिलाफ वह नैरेटिव सेट किया जिसकी हिम्मत एआईएडीएमके भी नहीं जुटा पा रही थी। के अन्नामलाई राज्य को द्रविड़ पॉलिटिक्स से निकालकर गुड गवर्नेंस और हिंदुत्व की तरफ मोड़ रहे थे। हिंदुओं के ईसाई या इस्लाम धर्म में कन्वर्जन पर लगातार बोल रहे थे, इसके खिलाफ माहौल बना रहे थे। सबसे बड़ी बात कि उनको लोगों का समर्थन मिल रहा था। वे जहां जाते वहां भीड़ अपने आप जुटने लगती थी। उनके स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते। बूढ़े हों, बुजुर्ग हों या नौजवान, सबको उनमें आदर्श नजर आता। आईपीएस रहते उन्होंने सिंघम की छवि बना रखी थी, जिसका उनको राजनीतिक लाभ भी मिल रहा था। उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी और शायद यही कारण रहा कि बीजेपी ने भी उनको आगे बढ़ाया। कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी के पद से इस्तीफा देने के बाद अगस्त 2020 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद साल भर के भीतर यानी जुलाई 2021 में अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। अन्नामलाई अध्यक्ष बनने के बाद खुलकर खेलने लगे। आवश्यकता पड़ने पर वे एआईएडीएमके को भी नहीं छोड़ते थे, उनकी भी खामियों पर हमला करते थे, जिससे बीजेपी की साथी एआईएडीएमके असहज होने लगे। अन्नामलाई असल में बीजेपी को बी टीम की तरह नहीं बल्कि मुख्य पार्टी की तरह ट्रीट कर रहे थे। उनका आत्मविश्वास यूं ही नहीं बढ़ा, उनको दिख रहा था कि जनता उन्हें उनके मुद्दों को पसंद कर रही है। बहुत अच्छे तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया। ऐसे हमारे पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में। अब इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गठबंधन दलों के साथ चुनाव लड़ा। वोट शेयर 3.58% से 3.66%, 4% के नीचे ही था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिना किसी बड़े द्रविड़ गठबंधन के लगभग 11.27% वोट शेयर प्राप्त किया। अगर सहयोगियों को मिला दें तो यह आंकड़ा 18% के पार था। यह अन्नामलाई ही थे जिन्होंने डीएमके विरोधी वोटों के लिए एक तीसरा मोर्चा तैयार किया था। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अन्नामलाई ने डीएमके के खिलाफ जो गुस्सा और स्पेस तैयार किया था, बीजेपी के एक गलत फैसले के कारण उसका फायदा जोसेफ विजय को मिला। वह गलती थी अन्नामलाई पर अविश्वास और एआईएडीएमके पर अति विश्वास। मित्रों, एडीएमके के लोग अन्नामलाई की लोकप्रियता से घबराए हुए थे और उनको अपने रिप्लेसमेंट के रूप में देखने लगे थे। उन्होंने बीजेपी से गठबंधन आगे बढ़ाने के बदले अन्नामलाई की राजनीतिक कुर्बानी मांगी और बीजेपी ने दे भी दी। यही बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। जब बीजेपी ने अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से मुक्त किया और एडीएमके के साथ पुराने ढर्रे पर लौटने की कोशिश की, तो राज्य का युवा वोटर जो बदलाव चाहता था वह जोसेफ विजय की ओर शिफ्ट हो गया। मित्रों, यहाँ एक तर्क दिया जा सकता है कि बीजेपी ने राज्य में अकेले लड़कर भी देखा। 2006, 2011 और 2016 में पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। तीनों ही बार पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी। 2021 में पार्टी एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, 20 में से 4 सीटें निकाल लाती है। यह वही समय था जब प्रदेश में अन्नामलाई बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे थे। लेकिन 2026 आते आते अन्नामलाई के हाथ से शक्ति ले ली जाती है और बीजेपी 27 सीटों पर लड़कर केवल 1 सीट जीत पाती है। बीजेपी अन्नामलाई के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ती है और वोट शेयर 11 से ऊपर चला जाता है। आंकड़े गवाह हैं कि अन्नामलाई के नेतृत्व में बीजेपी का ग्राफ ऊपर जा रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बीजेपी अन्नामलाई के अकेले लड़ने और आक्रामक रहने की रणनीति पर टिकी रहती तो वह एडीएमके के घटते जनाधार को पूरी तरह निगल सकती थी। लेकिन एडीएमके के साथ गठबंधन और अन्नामलाई को साइडलाइन करने से संदेश गया कि बीजेपी अभी भी द्रविड़ दलों की बी टीम है।
प्रश्न है कि यदि बीजेपी अन्नामलाई पर भरोसा करती तो क्या होता। मित्रों, तमिल जनता ने जिस प्रकार जोसेफ विजय को वोट किया, उससे इतना तो साफ है कि बीजेपी का वोट शेयर 20% से ऊपर जा सकता था। उससे कम आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यदि बीजेपी अपने बल पर सरकार बनाने की स्थिति में न भी होती तो अन्य दलों के लिए भी बहुमत पाना मुश्किल होता। जो युवा आज विजय के पीछे है, उनके पास अन्नामलाई के रूप में एक शिक्षित और निडर चेहरा था, एक जुझारू चेहरा था, जो फिल्मों का नहीं, रियल लाइफ हीरो है। ऐसे में पार्टी आत्मनिर्भर होती, पार्टी को एडीएमके के सामने सीटों की भीख नहीं मांगनी पड़ती। आज जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने वही भाषा और वही मुद्दे उठाए जो अन्नामलाई उठा रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि विजय ने उस मौके को लपक लिया जिसे बीजेपी ने एडीएमके के भरोसे गंवा दिया। अन्नामलाई ने फसल सींची, लेकिन उसे घर ले जाने में बीजेपी नाकाम रही। अब आगे तमिलनाडु की राजनीति में क्या होगा? बीजेपी इस गलती से सीखेगी और क्या अन्नामलाई को एक बार फिर तमिल जनता के बीच लॉन्च किया जाए? यदि ऐसा होता है तो चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि डीएमके, एडीएमके और अब टीवीके के विरुद्ध यानी 3 दलों के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़नी होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्या आपको भी लगता है कि अन्नामलाई को साइडलाइन किया जाना पार्टी को भारी पड़ गया? कमेंट करके हमें बताइए। और चैनल की सहायता करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।